फतेहपुर बेरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पुलिस वालों पर हमला कर कुछ लोगों ने बदमाशों को छुड़ा लिया। इस हमले में कई पुलिस वालों के घायल होने की भी खबर मिली। उन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पुलिस के मुताबिक फतेहपुर बेरी इलाके के चंदनहोला गांव में एक टीम आजम नाम के बदमाश को पकड़ने पहुंची थी। आरोपी आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस को देखकर आजम ने पहले तो भागने की कोशिश की, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद उसने अपने घर वालों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से पुलिस वालों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आजम के घर की महिलाओं ने पुलिस वालों को पकड़ लिया। हालांकि हंगामे के दौरान एक बार तो पुलिस वालों ने आजम को दबोच भी लिया था। वो उसे अपनी गाड़ी में ले गए, लेकिन हंगामे के दौरान वो मौका मिलते ही भाग निकला। आरोपी की धरपकड़ के वक्त वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी पुलिस वालों की मदद नहीं की। आजम और उसके घर वालों ने पुलिस वालों पर लात घूंसे चलाए और धक्का मुक्की की। पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ने की भी कोशिश की गई और उन्हें घायल कर दिया। पुलिस की एक टीम गाड़ी से फतेहपुर बेरी इलाके के चंदनहोला गांव में पहुंची, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर बदमाश आजम को गिरफ्तार करना था। पुलिस की टीम ने आजम को पकड़ भी लिया, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने आजम को अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, उसके घर वालों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस की गाड़ी के आगे एक कार को लगा दिया ताकि पुलिस की गाड़ी आगे न बढ़ सके। पुलिस वालों ने आजम को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की तो उसके घर वालों ने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। जैसे तैसे पुलिस वालों ने आजम को गाड़ी में ठूंस दिया, लेकिन उसके घर की महिलाएं पुलिस की गाड़ी को घेर कर खड़ी हो गईं। उन्होंने एक एक पुलिस वाले को पकड़ लिया, उन्हें जमीन पर गिराने की कोशिश की, वर्दी फाड़ने की भी कोशिश की गई। बवाल के दौरान मौके का फायदा उठाकर बदमाश आजम वहां से भाग निकला। पुलिस वालों को वहां से लौटना पड़ा। चंदनहोला गांव में हुए इस हमले में कुछ पुलिस वाले घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उधर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। शौकत अली पर आरोप लगा कि उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसी के बाद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए। वो भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने शौकत अली के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका। गुस्से से आग बबूला हुए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर में DM और SP के दफ्तर तक मार्च निकाला। उन्होंने दोनों अधिकारियों से मुलाकात कर लिखित में शिकायत दी और शौकत अली के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान उस वक्त हंगामा बढ़ गया जब एक महिला सिपाही ने एक प्रदर्शनकारी की पिटाई कर दी। उन्होंने बदसलूकी का आरोप लगाया और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के उस कार्यकर्ता पर दनादन कई थप्पड़ जड़ दिए। इस घटना से वहां खलबली मच गई, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उस कार्यकर्ता पर आरोप लगा कि उसने प्रदर्शन के दौरान महिला सिपाही से छेड़खानी की। इसके बाद तो सिपाही ने उसे वहीं पीट दिया। वो पुलिसकर्मी बुरी तरह भड़क गई। उनके एक साथी ने उन्हें रोक दिया, लेकिन उनका पारा कम नहीं हुआ। इस वाकये से पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर में DM ऑफिस तक मार्च निकाला। उन्होंने यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि आरोप लगा कि शौकत अली ने बहराइच में हुई एक जनसभा के दौरान महाराजा सुहेलदेव को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। इसी के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोगों ने MIM नेता का पुतला जलाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने गाजीपुर के DM और SP से मुलाकात कर उन्हें लिखित में शिकायत दी और शौकत अली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उधर उत्तर प्रदेश के महोबा में पंचायत चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट की जांच के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई। वहां जैतपुर नाम के गांव में 4 कमरों वाले एक मकान के पते पर 4000 से ज्यादा वोटरों के नाम दर्ज पाए गए, जबकि उस मकान में रहने वाले सिर्फ 10 लोग ही वोटर हैं। जानकारी के मुताबिक जैतपुर गांव में कुल वोटरों की संख्या 16000 है, लेकिन अकेले एक मकान के पते पर 4000 से ज्यादा वोटरों के नाम दर्ज होने का पता चलने के बाद वहां हड़कंप मच गया। यहां तक कि मकान मालकिन को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके मकान के पते पर हजारों वोटरों के नाम कैसे जुड़ गए। इसीलिए मकान मालकिन ने प्रशासन से उनके पते पर हजारों की संख्या में दर्ज वोटरों के नाम हटाने की अपील की। वोटर लिस्ट में पकड़ी गई इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद तुरंत अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। जांच के बाद अधिकारियों ने दावा किया कि गांव में
स्थायी मकान नंबर नहीं होने की वजह से वोटर लिस्ट में यह गड़बड़ी हुई। हालांकि इस बात का भी दावा किया गया कि जितने भी वोटरों के नाम मकान के पते पर दर्ज पाए गए वो सभी उसी ग्राम पंचायत के वोटर हैं। मतलब कोई भी वोटर फर्जी नहीं पाया गया। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरे राज्य में वोटर लिस्ट की जांच का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और उसी दौरान महोबा के जैतपुर नाम के गांव में मौजूद मकान नंबर 803 के पते पर 4271 वोटरों के नाम दर्ज पाए गए, जबकि 4 कमरों वाले इस मकान में 12 लोग रहते हैं और उनमें 10 लोग वोट डाल सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक गांव में कुल 16,000 वोटर हैं, लेकिन जांच के दौरान अकेले 803 नंबर मकान के पते पर 4,000 से ज्यादा वोटरों के नाम मिलने के बाद अधिकारी हैरान रह गए। मकान की मालकिन तक को इसका पता नहीं चला कि उनके मकान के पते पर हजारों वोटरों के नाम कैसे जुड़े। उन्होंने इस मामले में प्रशासन से जांच की मांग की। आपके मकान नंबर पे 4,000 से अधिक मतदाता चढ़े हैं, क्या है ये? जी किसी ने फर्जी लिखवा दी। वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी का पता चलने के बाद हड़कंप मच गया। तुरंत जांच शुरू की गई। जांच के बाद अधिकारियों ने दावा किया कि गांवों में कोई स्थायी मकान नंबर नहीं होने की वजह से ये गड़बड़ी हुई। हालांकि अधिकारियों ने दावा किया कि मकान के पते पर जितने भी लोगों के नाम दर्ज हैं वो सभी गांव के ही रहने वाले वोटर हैं। उन लोगों के नाम को वेरीफाई करा लिया गया, वो सभी उसी ग्राम पंचायत के वोटर्स हैं, तो इसमें कोई बहुत विशेष गलती नहीं है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे राज्य में वोटर लिस्ट की जांच का काम शुरू किया। इसके जरिए वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों की पहचान करने की कोशिश की गई ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इधर बिहार में जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई। बिहार की राजधानी पटना में पीएमसीएच समेत राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। उन्होंने सरकार के सामने वेतन बढ़ाने समेत कई मांगे रखी। साथ ही मांगे पूरी न होने पर हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। हालांकि जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं को हड़ताल से अलग रखा। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से की गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने चिट्ठी लिखकर चीफ जस्टिस से अपनी टिप्पणियों को वापस लेने की मांग की। वकीलों ने कोर्ट की टिप्पणी को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाए जाने के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए सलाह दी कि अगर बार बार पराली जलाने वाले किसानों में कुछ को जेल भेजा जाए तो इससे सबक लेकर सभी किसान ठीक हो जाएंगे। कोर्ट के मुताबिक किसान देश के लिए काफी अहम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पराली जलाएं। बिहार के शेखपुरा में पुलिस ने 25,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं और एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद से वो फरार चल रहा था। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गोरखपुर पुलिस और कुशीनगर पुलिस की टीम ने मिलकर अब्दुल रहीम नाम के गो तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान वो गोली लगने से घायल हो गया और उसके बाद उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने दावा किया कि गोरखपुर में जिन गो तस्करों ने मिलकर जिस दीपक नाम के छात्र की हत्या की थी, उन गो तस्करों में अब्दुल रहीम भी शामिल था। दीपक मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट की तैयारी कर रहा था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कुशीनगर के रामकोला इलाके में अब्दुल रहीम के छिपे होने की जानकारी मिली। इसका पता चलने के बाद गोरखपुर पुलिस के साथ कुशीनगर की पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। बदमाश को पकड़ने के लिए घेरेबंदी की गई। पुलिस ने दावा किया कि उसी दौरान अब्दुल रहीम ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने दावा किया कि जवाबी एक्शन में अब्दुल रहीम के दोनों पैरों में गोली लग गई और वो बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने से 2 दिन पहले अब्दुल रहीम अपने साथियों के साथ गोरखपुर के पिपराइच इलाके में मवेशियों को उठाने के इरादे से पहुंचा था। उसी दौरान उनके गांव वालों से भिड़ंत हो गई थी। दावा किया गया था कि भागने के दौरान गो तस्कर दीपक नाम के उस छात्र को अपनी गाड़ी में खींच कर ले गए थे और फिर पीट कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद गोरखपुर के पिपराइच इलाके में बवाल हो गया था। दीपक की हत्या के बाद गांव के लोगों ने पशु तस्करों की गाड़ी को फूंक दिया था। एक बदमाश को लोगों ने पीट कर अधमरा कर दिया था, लेकिन हालात तब बिगड़ गए थे जब पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की। इसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें गो तस्करों को ढूंढने में जुट गईं। इसी दौरान पुलिस को दीपक की हत्या में शामिल अब्दुल रहीम नाम के बदमाश के कुशीनगर के रामकोला इलाके में छिपे होने की खबर मिली। गोरखपुर पुलिस के साथ कुशीनगर पुलिस की एक टीम ने मिलकर इलाके की घेरेबंदी कर दी। पुलिस के मुताबिक उसी दौरान अब्दुल रहीम ने फायरिंग शुरू कर दी। अधिकारियों ने दावा किया कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लग गई
और बाद में पुलिस के जवान उसे सहारा देकर अस्पताल ले गए। इसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दावा किया कि दीपक की हत्या के आरोप में अब्दुल रहीम समेत 4 गो तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि हत्या में शामिल 2 बदमाश फरार बताए गए, जिनकी जानकारी देने वालों को पुलिस ने इनाम देने का ऐलान कर दिया। इधर राजस्थान के डीग जिले में एक महिला के शव का अंतिम संस्कार रुकवाने पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ गांव के कुछ लोगों ने जमकर मारपीट कर दी। इस मारपीट में कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। बाद में वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भेजा गया, तब जाकर पुलिस शव को अपने कब्जे में ले सकी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस को खबर मिली थी कि गांव में एक महिला की मौत आग में झुलसने की वजह से हो गई और फिर उनके ससुराल वाले आनन फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। लेकिन पुलिस ने अंदेशा जताया कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी और महिला के ससुराल वालों ने ही उनकी हत्या की। इस वजह से पुलिस शव को अपने कब्जे में लेने के लिए शमशान घाट पहुंच गई ताकि वो शव का पोस्टमार्टम करवा सके। और जैसे ही उन्होंने वहां पुलिस वालों को देखा, उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने अचानक जवानों पर हमला कर दिया। मारपीट की इस घटना के बाद पुलिस ने न सिर्फ महिला की मौत के मामले में केस दर्ज किया, बल्कि पुलिस वालों पर हुए हमले को लेकर भी एफआईआर दर्ज कर ली। क्योंकि गांव वालों के हमले में कई पुलिस वाले घायल हो गए। वो जैसे ही महिला के शव को अपने कब्जे में लेने के लिए शमशान घाट पहुंचे, उन पर कई लोग टूट पड़े। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस वालों को घेर कर खूब पीटा। इस बीच एक जवान को लोगों ने धक्का देकर झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उस जवान को घसीटकर बाहर निकाला और फिर उन पर लातों की बारिश कर दी। वो बुरी तरह पिटने के बाद जैसे तैसे खड़े हुए, लेकिन दूसरे जवान की हालत खराब हो गई। लोगों ने उनकी वर्दी तक फाड़ दी। बाद में गांव के कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया। इससे पहले पुलिस शमशान घाट पहुंची ताकि वो शव को अपने कब्जे में ले सके। पुलिस महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाना चाहती थी। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है और प्राधिकार बाधा एवं महिला से संबंधित दोनों मुकदमे अलग अलग दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने शक जताया कि आग में झुलसकर महिला की मौत होना हादसा नहीं बल्कि साजिश थी और इसी वजह से महिला के ससुराल वाले शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे। उधर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में एक लड़की को दिन दहाड़े उसके ससुराल से अगवा करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उस लड़की ने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ली थी। आरोप लगा इसी बात पर भड़के लड़की के भाई ने अपने चाचा समेत 6 लोगों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया था। घटना 14 सितंबर की बताई गई। आरोपी अलग अलग गाड़ियों से पहुंचे थे। पहचान छिपाने के लिए उन्होंने चेहरों को कपड़ों से ढक रखा था। सबसे पहले 2 आरोपी लड़की के ससुराल वाले घर में दाखिल हुए। वो दरवाजे से अंदर पहुंचे तो वहां कई लोग मौजूद थे। आरोपियों ने सबके सामने ही लड़की का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे बाहर खींचने लग गए। इसके बाद तो लड़की ने चीखना शुरू कर दिया। उसके ससुराल वाले भी दौड़ पड़े। घर के दरवाजे के पास दोनों पक्षों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान एक आरोपी दरवाजे के बाहर चला गया। लड़की के ससुराल वालों ने दरवाजे को अंदर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाहर की तरफ दूसरे आरोपी भी पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे के बीच में डंडा अड़ा दिया। हालात ऐसे बन गए कि 5 आरोपी दरवाजे के बाहर थे, 1 आरोपी अंदर, जबकि लड़की और उसके ससुराल वालों ने घर के अंदर से ही पूरी ताकत लगा दी कि दरवाजा बंद कर दिया जाए। लेकिन आरोपी उन पर भारी पड़े। काफी देर तक चली खींचतान के बाद उन्होंने दरवाजे को खोल दिया और उस लड़की को अगवा कर लिया। बाद में लड़की के पति ने थाने में शिकायत कर दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और अपहरण के मामले में 1 आरोपी को दबोच लिया। बाकी आरोपियों की भी तलाश तेज कर दी गई, क्योंकि उन्होंने आयुषी रबारी नाम की उस लड़की को सरेआम उसके ससुराल से अगवा कर लिया था। आयुषी को बचाने के लिए उसके ससुराल वाले आरोपियों से भिड़ गए थे। घर के दरवाजे पर दोनों पक्षों में काफी देर तक धक्का मुक्की होती दिखी। इस दौरान आयुषी के ससुराल वालों ने पूरा जोर लगा दिया कि दरवाजा बंद कर दिया जाए ताकि आरोपी आयुषी को न ले जा पाएं। लेकिन मुसीबत यह रही कि एक आरोपी अंदर की तरफ था। वो अंदर से दरवाजा खोल रहा था तो उसके 5 साथी बाहर से धक्का दे रहे थे। कुछ देर बाद बाहर मौजूद आरोपियों ने डंडे से हमला शुरू कर दिया। काफी देर तक चले टकराव के बाद आरोपी दरवाजा खोलने में सफल हो गए। इस दौरान आयुषी रोती और चिल्लाती रही, लेकिन वो उसे जबरदस्ती खींच कर ले गए थे। चौंका देने वाला मामला गांधीनगर के दहेगाम इलाके का रहा। आरोप लगा कि आयुषी रबारी का अपहरण उसके भाई और चाचा समेत 6 लोगों ने मिलकर किया था।
बताया गया कि आयुषी ने परिवार के खिलाफ जाकर दूसरी जाति के लड़के से शादी की थी। इसीलिए 14 सितंबर को उसे अगवा कर लिया गया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा है गुब्बारा मिलने से सनसनी मच गई। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी के पास पीआईए यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा है गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। विमान के आकार के उस गुब्बारे के दिखने के बाद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने वहां पर पहुंचकर उस गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता के नाम पर सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी जारी की गई, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि नक्सली हथियार छोड़कर शांति चाहते हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस चिट्ठी को लेकर अलर्ट हो गईं और इसकी जांच में जुट गईं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक व्यक्ति को चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया गया। बताया गया कि उनका बेटा एक प्राइवेट बैंक चलाता था, लेकिन आरोप लगा कि 1 महीने पहले वो उस बैंक में जमा लोगों के लाखों रुपए लेकर भाग गया। इसीलिए गुस्साए लोगों ने आरोपी के पिता को चप्पलों की माला पहनाई और उन्हें बुरा भला कहने लगे। हालांकि बाद में शाहपुर थाने की पुलिस ने उन्हें छुड़ा लिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। वो बदमाश लूट के एक मामले में फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक उसके पास से 2 मोबाइल, तमंचा, कारतूस और कैश बरामद किया गया। ने पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की, जिसमें कि उसके पैर में गोली लगी। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक आदमी पर आरोप लगा कि उसने पीट कर अपनी मां की हत्या कर दी। बताया गया कि आरोपी की मां ने उससे सिलेंडर लाने के लिए कहा था, लेकिन आरोप लगा कि इस बात से वो इतना भड़क गया कि अपनी बुजुर्ग मां पर हमला बोल दिया। दिल दहला देने वाली ये घटना वहां करधनी इलाके की अरुण विहार कॉलोनी की रही। पुलिस के मुताबिक नवीन सिंह नाम के आरोपी ने अपनी मां को डंडे से पीटा और गला दबाकर मार डाला। पुलिस ने बताया कि घर में लगे वाईफाई कनेक्शन को लेकर नवीन का उसकी मां से सुबह के वक्त झगड़ा हुआ था। इसके बाद दोपहर में रसोई गैस सिलेंडर खत्म हो गया। बुजुर्ग महिला ने बेटे नवीन को सिलेंडर लाने के लिए कह दिया। पुलिस के मुताबिक इसी बात को लेकर नवीन का पारा चढ़ गया। उसने झगड़ा शुरू कर दिया। गुस्से में उसने अपनी मां पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि मां को बचाने के लिए दोनों बेटियां यानी नवीन की बहनें दौड़ पड़ी, लेकिन नवीन ने उन दोनों पर भी हमला कर दिया। बेटियों और अपनी पत्नी को बचाने के लिए नवीन के पिता भी पहुंच गए। उन्होंने थप्पड़ और डंडे से हमला कर रहे नवीन को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक नवीन ने रोके जाने के बाद भी अपनी मां के सिर पर डंडे से कई वार कर दिए। उसने अपनी मां के चेहरे और सिर पर घूंसे मार दिए। इस दौरान बेटियां और बुजुर्ग पिता उससे रहम की भीख मांगते रहे। पुलिस के मुताबिक आरोपी नवीन एक निजी कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन 2 साल पहले उसकी नौकरी चली गई थी। 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक उसके व्यवहार की वजह से पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था। नवीन के घर वालों ने पुलिस को बताया कि पत्नी के छोड़ने नौकरी जाने के बाद वो नशे का आदी हो गया था। वो नशा करके ही घर में ही पड़ा रहता था। घर वालों के साथ अक्सर उसके झगड़े होते रहते थे। पुलिस के मुताबिक वारदात वाले दिन भी नवीन ने घर के लोगों से लड़ाई की थी और झगड़े के बाद तमतमाते हुए उसने अपनी मां पर हमला कर दिया। गुस्से में आग बबूला नवीन ने अपनी मां को धक्का दिया, गला दबाया और चेहरे पर कई मुक्के बरसाए। मारपीट के दौरान नवीन की मां बुरी तरह चीखती चिल्लाती रही। नवीन के पिता लक्ष्मण सिंह अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन नवीन के सिर पर मानो खून सवार था। उसने न सिर्फ अपनी मां को मारा बल्कि पिता और बहन पर भी हमले किए। इस दौरान घबराई हुई नवीन की बहन ने दरवाजा खोलकर बाहर आवाज लगाई ताकि बाहर से कोई उनकी मदद करने के लिए आ सके। लक्ष्मण सिंह की दूसरी बेटी ने नवीन की हैवानियत का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस दौरान वो नवीन पर चीखती चिल्लाती दिखी। 2016 में पता चल गया था मुझे पागल बोलते थे तुम लोग, मुझे पागल बोलते थे। मैं बोलती मत करा शादी, तीनों को चारों को मार देगा ये। डंडे से हमला होने के बाद संतोष कुमारी बेहोश हो गई। वो उस कमरे में रखे बेड पर बेसुध पड़ी रही। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी नवीन को गिरफ्तार कर लिया। सुबह ये था कि किसी सिलेंडर की बात को लेकर माँ बेटे में किसी बात को कहासुनी हुई और उसने ये घटना कारित की है।
पुलिस ने उस डंडे को भी जब्त कर लिया जिससे नवीन ने अपनी मां को पीट पीट कर मार डाला। इधर बिहार के अररिया में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के एक नेता पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी पत्नी से मारपीट की। इस मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसमें जन स्वराज पार्टी के नेता रागिब बबलू अपनी पत्नी पर लात घूंसे बरसाते दिखाई दिए। उस वीडियो में उनकी बेटी भी रोती बिलखती नजर आई। उस वीडियो के सामने आते ही बवाल मच गया। उसके बाद रागिब बबलू ने सफाई दी। उनके मुताबिक ये वीडियो उन्हें बदनाम करने के लिए वायरल किया गया। इसके अलावा उनकी पत्नी ने भी बयान जारी किया। उन्होंने दावा किया कि वो अपने पति के साथ खुश हैं और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो झूठा है। लेकिन उनके साथ हुई मारपीट का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर लोगों का दिल दहल गया। उसमें जन स्वराज पार्टी के नेता रागिब बबलू अपनी पत्नी को बेरहमी से मारते नजर आए। तेरे बाप में ताकत है, निकाल। गुस्से में उन्होंने अपनी पत्नी का गला तक दबा दिया। उनका गुस्सा देखकर ऐसा लगा जैसे वो उनकी जान ही ले लेंगे। इस दौरान इसका वीडियो बना रही उनकी बेटी जोर जोर से रोती सुनाई दी। अपनी मां को इतनी बेरहमी से पिटता देख उसकी चीखें निकल गईं। लेकिन रागिब बबलू पर तो मानो किसी भी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी पर जमकर लात घूंसे बरसा दिए। उनके बाल पकड़कर उन्हें घसीटा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रागिब बबलू ने सफाई दी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे इज्जत को धूमिल करने के लिए इस तरह का वीडियो चलाया है। उनकी पत्नी ने भी दावा किया कि उनके और उनके पति के बीच सब कुछ ठीक है। मेरी जो 2 दिनों से वीडियो वायरल की जा रही है मेरे हस्बैंड के खिलाफ, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सुखी हैं। उनके मुताबिक उनके पति यानी रागिब बबलू को बदनाम करने के लिए ये वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचल दिया। खौफनाक हादसा उस वक्त हुआ जब वो लोग सड़क किनारे एक भुट्टे के ठेले के पास भुट्टा गा रहे थे। तभी वो कार तूफान की तरह वहां पहुंची और डिवाइडर को तोड़ती हुई दुकानदार समेत ठेले के पास खड़े लोगों को रौंद दिया। इसके बाद तो चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास खड़े कुछ लोगों का कलेजा कांप उठा। हालांकि वो इस हादसे में बाल बाल बच गए। वो कार उन्हें छूती हुई दुकान के अंदर घुस गई। लेकिन इस दौरान ठेले के पास खड़े 4 लोग उस कार की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गए। रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के बाद सड़क पर मौजूद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। आनन फानन में उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उनमें एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। घायलों की हालत इतनी बिगड़ गई कि इलाज के दौरान 2 और लोगों की जान चली गई। इस बीच पुलिस ने उस कार को अपने कब्जे में ले लिया और उसके ड्राइवर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि वो तेज रफ्तार कार लोगों को कुचलती हुई दुकान के अंदर घुस गई। इस भयंकर हादसे के बाद वो कार उछलती हुई पलट गई और चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार भर गया। इस घटना को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान सड़क के किनारे कुछ लोग भुट्टे के एक ठेले के पास भुट्टा खा रहे थे। तभी वो कार आंधी की तरह अचानक आई और डिवाइडर तोड़ती हुई उन पर चढ़ गई। वहां खड़ी एक पिकअप में टक्कर होने से उस पर बैठे एक व्यक्ति हवा में उछलते हुए जमीन पर गिर गए। इस हादसे में वो बाल बाल बचे, लेकिन ठेले के पास खड़े 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उनमें 3 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना के बाद उनके परिवार वाले रोते बिलखते दिखे। डरा देने वाला यह हादसा प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र के मीरगढ़वा चौराहे पर हुआ। पुलिस ने दुर्घटना वाली जगह से उस कार को कब्जे में ले लिया। जबरदस्त टक्कर के कारण उसके आगे का हिस्सा तहस नहस हो गया। घटना में संलिप्त कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद पुलिस ने दुर्घटना के दौरान मौजूद लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। उधर फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग के दोनों आरोपियों को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर करने का दावा किया। दोनों आरोपियों पर दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग करने का आरोप था। दोनों पर यूपी पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। दोनों बदमाशों का ताल्लुक रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग से बताया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों के कब्जे से ब्लॉक और जिगाना पिस्तौल के अलावा बड़ी संख्या में गोलियां भी बरामद हुई। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में ट्रॉनिका सिटी सेंटर इलाके में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ होने का दावा किया गया, जिसमें दोनों बदमाशों के बुरी तरह जख्मी होने की जानकारी सामने आई। बाद में अस्पताल में डॉक्टरों ने जख्मी आरोपियों को मृत घोषित कर दिया।
यूपी के बरेली में फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर 12 सितंबर को फायरिंग की घटना हुई थी। दो बदमाश उनके घर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर फरार हो गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टरों ने गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी ली थी और दावा किया था कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने संतों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, इसलिए उनके घर पर गोलीबारी कर उन्हें चेतावनी दी गई है। गोलीबारी की घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें दो बदमाश फायरिंग करते हुए दिखाई दिए थे। बाद में दिशा पाटनी के पिता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर शिकायत की थी और मुख्यमंत्री ने उन्हें हमलावरों के जल्द पकड़े जाने का वादा भी किया था। उधर पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने पीएम की मां का एआई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया। कांग्रेस की तरफ से जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के एआई वीडियो को पटना हाईकोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा। एआई वीडियो में प्रधानमंत्री की मां को उनके सपने में आकर उनसे बात करते हुए दिखाया गया था। अब तक माननीय न्यायालय का कोई भी आदेश हमारे पार्टी दफ्तर या हमारे पार्टी नेताओं के पास नहीं आया है। पटना के बाढ़ इलाके में बीजेपी के चलो जीते हैं रथ पर तोड़फोड़ की गई। बीजेपी नेताओं ने रथ में तोड़फोड़ करने और पोस्टर फाड़ने का आरोप आरजेडी से जुड़े लोगों पर लगाया। पटना के गांधी मैदान से अलग अलग 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बीजेपी की तरफ से रथों को रवाना किया गया था। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। उस बैठक में राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे और चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने एक नई गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक पहली बार ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें छपी होंगी। इससे पहले तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। इसके अलावा प्रत्याशियों और नोटा के सीरियल नंबर अंकों में बड़े और बोल्ड फॉन्ट में लिखे जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग वाला एक बैनर चर्चा का विषय बन गया। इस बैनर पर लिखा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो अपनी खैर बचाओ। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ रोज पहले मुरैना जिले के दौरे पर आए थे। उधर मध्य प्रदेश से सीहोर में दो बच्चों के अपहरण के आरोप में पुलिस ने नीतू नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि बच्चों को अगवा करने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी मां है। आरोप लगाया गया कि नीतू ने उनके प्रेमी बताए जा रहे शंभू गिरी के साथ मिलकर बच्चों को अगवा किया था। पुलिस की जांच में पता चला कि नीतू का अपने पति मुकेश पुरी के साथ करीब 7 महीने पहले झगड़ा हुआ था और उसके बाद से वो अलग रह रही थी। बाद में कोर्ट ने उनके दोनों बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी बच्चों के पिता मुकेश पुरी को दे दी थी। पुलिस के मुताबिक पति से झगड़ा होने के बाद नीतू मंदसौर में शंभू गिरी नाम के व्यक्ति के साथ रहने लगी थी, लेकिन उनके दोनों बच्चे अपने दादा दादी के साथ सीहोर के बुधनी इलाके में रह रहे थे। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में नीतू ने बताया कि पति मुकेश और सास ससुर बच्चों से उन्हें मिलने नहीं देते थे। इसी वजह से नीतू अपने दोनों बच्चों से मिलने मंदसौर से बुधनी में मौजूद उनके स्कूल पहुंच गई। नीतू ने स्कूल प्रबंधन से दोनों बच्चों को साथ ले जाने की इजाजत मांगी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने पारिवारिक झगड़े की वजह से नीतू को बच्चों से मिलने नहीं दिया। आरोप लगाया गया कि इसी वजह से स्कूल की छुट्टी होने के बाद नीतू ने शंभू गिरी के साथ मिलकर मोटरसाइकिल से दोनों बच्चों को अगवा कर लिया। स्कूल के बाहर से बच्चों के अगवा होने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस की एक टीम स्कूल पहुंच गई। पूछताछ में पता चला नीतू बच्चों से मिलने और उन्हें साथ ले जाने के लिए स्कूल आई थी। इसके बाद पुलिस ने स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए, जिसमें नीतू नाम की वो महिला स्कूल के अंदर बैठी नजर आई। उन्होंने बच्चों से मिलने के लिए स्कूल की टीचर से गुजारिश की, लेकिन नीतू और उनके पति मुकेश पुरी के बीच झगड़े के बारे में जानकारी होने की वजह से स्कूल प्रबंधन ने नीतू को बच्चों से मिलने तक नहीं दिया। आरोप लगाया गया कि इसी वजह से नीतू ने उनके प्रेमी बताए जा रहे शंभू गिरी के साथ मिलकर स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोटरसाइकिल से दोनों बच्चों को अगवा कर लिया था। वो स्कूल गई थी, मैडमों ने बोली। अच्छा। हाँ, क्या बोला वहाँ पे? काली धोती पैर के आई थी और कहने लगे उसका मुंह बंधा था। पुलिस की जांच में पता चला कि करीब 7 महीने पहले नीतू का अपने पति मुकेश पुरी से झगड़ा हुआ था। नीतू और मुकेश का झगड़ा कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने उनके दोनों बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी मुकेश को सौंप दी थी। पुलिस ने दावा किया कि नीतू ने मुकेश पुरी का घर छोड़ दिया था और वो मंदसौर में शंभू गिरी के साथ रहने लगी थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में नीतू ने बताया कि पति मुकेश और सास ससुर उन्हें बच्चों से मिलने नहीं देते थे।
इसी वजह से वो अपने बच्चों को साथ ले गई थी। अपने पति को छोड़कर मंदसौर में एक शंभूगिरी है, उसके साथ रहने लगी थी और उसी शंभूगिरी के साथ यहाँ मोटरसाइकिल से आकर उन दोनों बच्चों को अपहरण करके और ले जा रही थी। पुलिस के मुताबिक नीतू बच्चों को बुधनी से मंदसौर ले जा रही थी। हालांकि पुलिस ने बिल्किसगंज इलाके में नाकेबंदी कर नीतू और शंभूगिरी को गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कचहरी के अंदर दारोगा को पीटने के मामले में केस दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी वकीलों की तलाश तेज कर दी। कुछ वकीलों ने किसी काम से कचहरी आए बड़ा गांव थाने के दारोगा मिथिलेश प्रजापति समेत एक जवान को बुरी तरह पीट दिया था। पुलिस के मुताबिक जिस वकील ने इस मारपीट की शुरुआत की उसका दारोगा मिथिलेश प्रजापति से पुराना झगड़ा था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि 13 सितंबर को बड़ा गांव इलाके में हुए एक जमीन के विवाद को निपटाने पहुंचे दारोगा मिथिलेश प्रजापति पर एक वकील के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। बताया गया कि इसी घटना के बाद जब वो कचहरी पहुंचे तो कुछ वकीलों ने उन पर धावा बोल दिया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया। कचहरी में घुसकर वकीलों के झुंड ने उन्हें पहले तो घेर लिया था और फिर पीटते पीटते बाहर लेकर आए। इस मारपीट की वजह से दारोगा बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके सिर और चेहरे पर चोट के गहरे निशान दिखे। इसके बाद उन्हें कचहरी से ही सीधे अस्पताल रवाना कर दिया गया था, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी कचहरी पहुंचे। उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें अपने कब्जे में लेकर आरोपी वकीलों की तलाश तेज कर दी। इसके अलावा वकीलों के संगठन बार एसोसिएशन से भी आरोपी वकीलों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की अपील की गई, क्योंकि एक दिन पहले वाराणसी के बड़ा गांव इलाके में मौजूद उस कचहरी में कुछ वकीलों ने एक दारोगा को ही पीट दिया था। बड़ा गांव थाने के दारोगा मिथिलेश प्रजापति को वकीलों की भीड़ घेरे नजर आई। गुस्से से आग बबूला उन वकीलों ने दारोगा का कॉलर पकड़कर उन्हें बाहर की तरफ खींचा। इस दौरान जिसको जहां से जगह मिली वो वहीं से हाथ चलाता दिखा। किसी ने उनके सिर पर मारा तो किसी ने पीठ पर। कुछ वकीलों ने तो उनके चेहरे पर थप्पड़ बरसाए थे। इस मारपीट की वजह से दारोगा मिथिलेश प्रजापति बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्हें कचहरी से ही अस्पताल ले जाया गया था। कई पुलिस वाले उन्हें संभाल कर एम्बुलेंस में लेटाते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। पुलिस के बड़े अधिकारी कचहरी पहुंचे, जहां एक दिन पहले दारोगा मिथिलेश प्रजापति और एक सिपाही के साथ मारपीट की गई थी। पुलिस वालों ने वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। जिन व्यक्तियों के द्वारा भी ये कुकृत्य किया गया है, दुस्साहस किया गया है, उन सबके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक 13 सितंबर को बड़ा गांव इलाके में ही जमीन के एक विवाद के दौरान दारोगा मिथिलेश प्रजापति पर एक वकील के साथ मारपीट का आरोप लगा था। आशंका जताई गई कि वकीलों ने इसी बात का बदला उनसे कचहरी में निकाला, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए। उधर हरियाणा के सिरसा में झाड़ फूंक करने वाले एक बाबा पर एक महिला से बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि बाबा ने झाड़ फूंक के नाम पर उनसे हजारों रुपए और दूसरी चीजें ली, लेकिन उनकी परेशानी दूर नहीं हुई। उनके मुताबिक जब वो बाबा से अपने पैसे वापस मांगने पहुंचे तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट शुरू कर दी। इस पर गुस्साए लोगों ने भी सुरक्षा कर्मियों को पीट दिया। इस वजह से सिरसा के हांडी खेड़ा गांव में भारी बवाल हो गया। बाद में जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। हालांकि कई लोगों ने बाबा के खिलाफ थाने जाकर शिकायत दर्ज करा दी और उन पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। हांडी खेड़ा गांव में संजय भगत नाम के बाबा का दरबार लगता। बताया गया कि वो झाड़ फूंक कर लोगों की समस्याएं दूर करने का दावा करते हैं, लेकिन इस बीच बाबा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक महिला के साथ बदसलूकी करते नजर आए। इस बात की जानकारी मिलते ही कई लोग भड़क गए और खासकर वो लोग जो बाबा के दरबार में पिछले कई महीनों से पहुंच रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा के कहने पर हजारों रुपए का चढ़ावा चढ़ाने के बावजूद उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और दावा किया गया कि जब वो अपने पैसे वापस मांगने पहुंचे तो उन्हें पीटा गया। इसके बाद बाबा के आश्रम में पहुंचे लोग भी गुस्से से तमतमा गए और उन्होंने वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को पीटना शुरू कर दिया। वो मारे जी, अगला पार्टी के मारे हो। हालांकि पुलिस ने तुरंत बीच बचाव किया और लोगों को शांत कराया। इसके बाद संजय भगत नाम के बाबा के आश्रम में तैनात कुछ सुरक्षा कर्मियों को पुलिस ने ले जाकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। आश्रम में पहुंचे लोगों के मुताबिक बाबा ने झाड़ फूंक के नाम पर उनसे हजारों रुपए लिए, लेकिन उनकी समस्याएं दूर नहीं हुई। लोगों ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दूसरे लोगों से अपील की कि वो इस आश्रम में ना आए। फायदा कुछ नहीं हुआ मेरे। मैं बाबा को 10 दिन से फोन लगा रहा हूँ, बाबा उठा रहा नहीं फोन। सेवादार उठाता है, बाबा दिल्ली गया हुआ है। बाबा के एक वीडियो को लेकर भी लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। उस वीडियो में वो एक महिला के साथ बदसलूकी करते नजर आए,
जानकारी के मुताबिक लोगों ने कुछ रोज पहले भी बाबा के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने बाबा को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। उधर जयपुर में सड़क पर चल रही एक कार में आग लगने से दहशत फैल गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त उस बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। उस रोडवेज बस में आग लगते ही सभी यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। मुंबई में 20 सितंबर से मोनोरेल की सेवा अगले आदेश तक बंद कर दी गई। पिछले कुछ दिनों से मोनोरेल को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और उसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई थी। खबर है कि लगातार आ रही तकनीकी खराबी की वजह से मोनोरेल को कुछ समय के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की जांच रिपोर्ट से नाराज होकर हादसे में जान गंवाने वाले पायलट सुमित सभरवाल के पिता ने केंद्र सरकार से औपचारिक जांच कराने की मांग की। उनके मुताबिक हादसे की शुरुआती जांच में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिससे उनके बेटे की छवि को नुकसान पहुंचा। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने वडाली इलाके से ड्रग्स तस्कर यासीन मोहम्मद को 7 किलो से ज्यादा हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक यासीन ड्रग्स तस्कर जगप्रीत सिंह उर्फ जग्गा के गिरोह से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह पाकिस्तान में बैठे नशे के तस्करों के संपर्क में था। उधर उत्तराखंड के देहरादून में बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर पहुंचे डीएम को राज्य सरकार में मंत्री गणेश जोशी ने सबके सामने ही फटकार लगा दी। मसूरी से विधायक और राज्य सरकार में मंत्री गणेश जोशी डीएम सबीन बंसल पर उनका फोन न उठाने की वजह से भड़क गए। गणेश जोशी ने दावा किया कि देहरादून में आई आपदा के बाद उन्होंने डीएम सबीन बंसल को कई बार फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद मंत्री गणेश जोशी खुद देहरादून के कई इलाकों का दौरा करने पहुंचे। ऐसी एक जगह पर जब उनका सामना डीएम सबीन बंसल से हुआ तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने रास्ते में ही डीएम को रोककर उन्हें फटकार लगा दी। हालांकि डीएम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो हाथ जोड़कर वहां से निकल गए, लेकिन दोनों के बीच हुई इस बातचीत का किसी ने वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया। और उस वीडियो में उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी इलाके के डीएम सबीन बंसल को सबके सामने ही फटकार लगाते सुनाई दिए। गणेश जोशी ने दावा किया कि उन्होंने डीएम को कई फोन किए थे, लेकिन उन्होंने एक भी फोन नहीं उठाया था। रात को सेक्रेटरी ने फोन उठा लिया, विनय शंकर ने फोन उठा लिया, इनके एसडीएम ने फोन उठा लिया, अब तक हमने फोन किया। साहब जो है जब सुबह सीएम किया मैंने फोन किया तब जाके फोन उठ रहा है। मंत्री गणेश जोशी की बात खत्म होते ही डीएम वहां से हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। उन्होंने मंत्री गणेश जोशी को कोई जवाब नहीं दिया। इस दौरान उनके साथ जो पुलिस वाले थे वो भी डीएम के पीछे पीछे चल दिए। मंत्री गणेश जोशी का आरोप था कि डीएम ने उनके फोन का जवाब नहीं दिया। हालांकि इस मामले में डीएम ने न तो कोई जवाब दिया न ही कोई सफाई दी, बल्कि वो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए उस इलाके की तरफ चल दिए जहां बाढ़ की वजह से तबाही मची है। इधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जिलों में पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से वहां के कई रास्ते बंद हो गए। इसके बाद लोगों का उन रास्तों से गुजरना मुश्किल हो गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तो पिछले 2 हफ्तों से पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी रहा। इसकी वजह से लोगों को अपने मकानों से बाहर निकलने में भी डर लगने लग गया। कुल्लू के अलावा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी एक पुल के पास अचानक पहाड़ खिसकने से लोगों की जान खतरे में पड़ गई। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुई उस वक्त उस पुल पर काफी लोग मौजूद थे। पहाड़ से मलबे का ढेर और पत्थर गिरते देख वो लोग भाग खड़े हुए, लेकिन इससे पहले वहां अचानक पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हो गए। ये घटना वहां के ब्यास पुल के पास हुई। उस पुल पर कई लोग खड़े नजर आए। जैसे ही पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरने शुरू हुए वो लोग दौड़ पड़े। घबराहट की वजह से वहां से भाग रहा एक बच्चा गिर गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे खड़ा किया और फिर वहां से दूर ले गए। अचानक पहाड़ खिसकने से वो लोग खौफ से भर गए। वहीं इस घटना से उस पुल को भी नुकसान हुआ। हमीरपुर के अलावा कुल्लू में भी भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वहां एक सड़क पर दलदल बहता नजर आया। उसके बीच एक गाड़ी फंसी दिखी। उस गाड़ी को निकालने के लिए रस्सी का एक हिस्सा वहां मौजूद सामान ढोने वाली एक गाड़ी से बांधा गया, जबकि दूसरा हिस्सा दलदल में फंसी उस गाड़ी से बांध दिया गया। इसके बाद उस गाड़ी को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की गई। काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो गाड़ी दलदल से बाहर आ गई। कुल्लू में रहने वाले लोगों के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों से वहां के कई इलाकों में रुक रुक कर लैंडस्लाइड हो रही है। इसकी वजह से लोगों का उन इलाकों में आना जाना मुश्किल हो गया। उधर जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होने के बाद कटरा एक बार फिर जयकारों से गूंज उठा। पहाड़ खिसकने की वजह से पिछले 22 दिन से वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई थी।
जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर वैष्णो देवी मंदिर मौजूद है और 26 अगस्त को वहां पहाड़ खिसकने की बड़ी घटना हो गई थी। इसमें 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और 20 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई थी। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह निर्णय लिया था कि यात्रा मार्ग पूरी तरह ठीक होने के बाद ही यात्रा शुरू की जाएगी। इससे देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं को लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन 22 दिन बाद मौसम ठीक होने पर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा फिर शुरू करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद कटरा शहर के व्यापारियों और श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वो श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए रवाना हो गए। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हर तरफ जयकारों की गूंज सुनाई दी और श्रद्धालुओं के चेहरे खिले नजर आए। वैष्णो देवी की यात्रा फिर शुरू होने की घोषणा के बाद कटरा में रजिस्ट्रेशन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं के साथ कई बुजुर्ग भी कतार में लगे नजर आए। उन श्रद्धालुओं ने यात्रा शुरू करने के लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन का आभार जताया। उनके मुताबिक वो पिछले कई दिन से कटरा में ही मौजूद थे और वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। गया से बिहार से बहुत इसके लिए इंतजार कर रहे थे, हम लोग 8 तारीख से इंतजार कर रहे थे। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। वहां यात्रा मार्ग पर निगरानी बढ़ा दी गई और जगह जगह पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई। वहीं श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से तय मार्गों से ही यात्रा करने की अपील की। इधर बिहार के सिवान में एक दारोगा ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर सांसद से माफी मांग ली। कुछ दिन पहले सिवान के भगवानपुर हाट इलाके में सड़क पर जैम लगने की जानकारी मिलने पर वो दारोगा पुलिस कर्मियों के साथ वहां पहुंचे थे। वो सड़क पर मौजूद भीड़ को समझा रहे थे। इसी बीच उन्होंने सांसद के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन उनके पास खड़े लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। सोशल मीडिया पर उस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई और पुलिस के अधिकारियों ने निरंजन कुमार नाम के दारोगा को कारण बताओ नोटिस भेज दिया। निरंजन कुमार के मुताबिक ड्यूटी के वक्त वो मानसिक रूप से काफी परेशान थे, इसलिए उनके मुंह से सांसद के लिए अपशब्द निकल गए। हालांकि उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने की भी बात कही, क्योंकि उस वीडियो में दारोगा निरंजन कुमार गाली गलौज करते सुनाई दिए थे। नेतवा के रोक ना, नेतवा के रोक, वोट क्यों देता रोक। कुछ दिन पहले सिवान के भगवानपुर हाट इलाके में सड़क पर जैम लगने की वजह से लोग परेशान हो गए थे और इसकी जानकारी मिलने पर निरंजन कुमार भीड़ को काबू में करने के लिए वहां पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। उस वीडियो में पहले तो वो लोगों से बातचीत कर जैम खुलवाने की कोशिश करते नजर आए थे और बातचीत के बीच ही सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। रोको उसको, रोड जाम मत करो, आएगा तो बोर्ड लगा बैठिए, मेरे घर पे आया है। बताया गया कि उस वीडियो के सामने आने पर पुलिस के अधिकारियों ने दारोगा निरंजन कुमार को कारण बताओ नोटिस भेज दिया। इसके बाद निरंजन कुमार ने भी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से माफी मांग ली। उनके मुताबिक वो उस वक्त तनाव में थे, इसलिए उनसे गलती हो गई थी। माननीय सांसद महोदय के विरुद्ध अब शब्द निकल गया है, जिसे मैं माननीय सांसद महोदय जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। मेरा जो है माथा डिस्टर्ब था। हालांकि उनके माफी मांगने के बाद भी ये मामला शांत नहीं हुआ। उधर इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में आसमान के साथ साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए। गाजा पट्टी में मौजूद कई इमारतों को निशाना बनाने के बाद इजराइल ने वहां के एक गांव पर धावा बोल दिया। इसके बाद लोग जान बचाने के लिए वहां से भागते नजर आए। इजराइल की तरफ से जारी भीषण हमलों के डर से वहां रहने वाले लोगों ने इलाका छोड़कर जाने का मन बना लिया। इसके बाद वहां की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इजराइल ने पिछले कुछ दिनों से गाजा पट्टी में कई भीषण हमले किए। इजराइल ने वहां बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया। इजराइल को शक था कि उन इमारतों में हमास के लड़ाके छिपे हैं और इसीलिए इजराइल ने पहले उन इमारतों को खाली करने की चेतावनी दी, फिर उन पर हमला कर दिया। इसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई थी और इसके बाद इजराइल की सेना ने वहां के एक गांव में हमला कर दिया। वहां मौजूद मकानों से काला धुआं उठता नजर आया। उन मकानों के आसपास इजरायली सेना के कई जवान भी खड़े नजर आए। हमले की आवाज सुनते ही उन मकानों में रहने वाले लोगों ने भागना शुरू कर दिया। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। इस दौरान कई बच्चे भी रोते बिलखते हुए दौड़ते नजर आए। अचानक हुए हमले से वो लोग बुरी तरह दहल गए।
वो जान बचाने के लिए अपने मकान खाली कर वहां से भाग गए। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने गाजा पट्टी में हवाई और जमीनी हमले तेज कर दिए। इजराइल ने वहां की कई बड़ी बड़ी इमारतों पर भी हमला कर दिया था। इसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। इजराइल के इन्हीं हमलों के डर से वहां रहने वाले हजारों लोगों ने गाजा छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। इसके बाद वहां की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जैम लग गया। वहां हजारों लोगों के साथ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी नजर आई। उन गाड़ियों पर गद्दे, बर्तन, पानी की खाली टंकियां और कपड़ों से भरे बक्से लदे दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ लोग साइकिल से भी वहां से जाते नजर आए। इधर सिंधु जल समझौते पर रोक लगाए जाने से बौखलाए पाकिस्तानी आतंकियों ने फिर एक बार भारत को खोखली धमकी दी। आतंकी संगठन लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान के बहावलपुर में एक रैली की, जिसमें वो ये गीदड़ भभकी देता नजर आया कि वो सिंधु का पानी रोके जाने का बदला भारत से लेगा। उसने भारत पर हमला करने की हवाई धमकियां भी दी। सैफुल्लाह कसूरी पर पहलगाम हमले की प्लानिंग करने का आरोप है। वो इससे पहले भी कई बार सिंधु नदी का पानी रोकने के मुद्दे पर भारत को धमकाने की कोशिश कर चुका है। और एक बार फिर आतंकी संगठन लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने वैसी ही एक और नाकाम कोशिश की। सिंधु का पानी रोके जाने से बौखलाए आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने भारत को अंजाम भुगतने की खोखली धमकी दी। वो वक्त करीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। तुम जो कुछ हरकतें कर रहे हो, एक एक का इंशाअल्लाह खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। जानकारी के मुताबिक उसने ये हवाई धमकी पाकिस्तान के बहावलपुर में हुई एक रैली में दी। वहां वो बाढ़ से बेहाल लोगों के बीच पहुंचा था, जहां उसने उन लोगों को भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। इंशाअल्लाह हम सब ने मिलजुल के अपने वतन अजीज का दिफा करना है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं रहा जब सैफुल्लाह कसूरी ने इस तरह से भारत को धमकाने की कोशिश की हो। इससे पहले भी पाकिस्तान के आतंकी और वहां के कई नेता सिंधु जल समझौते को रोकने के मुद्दे पर भारत को चेतावनी देने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन भारत ने पहलगाम हमले के बाद साफ कर दिया था कि वो सिंधु जल संधि को नहीं मानेगा। उधर एशिया कप में पाकिस्तान और यूएई के बीच होने वाला मुकाबला अपने तय वक्त से 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ। ऐसा इसलिए हुआ जब मैच से पहले पाकिस्तान की टीम ने मैच खेलने से ही इनकार कर दिया। पूरा विवाद मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर हुआ। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया था, हाथ नहीं मिलाए थे। इसकी शिकायत पाकिस्तान की टीम ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से की थी, लेकिन जब रेफरी ने पाकिस्तानी टीम की शिकायत को खारिज कर दिया तो पाकिस्तानी टीम ने आईसीसी से एंडी पाइक्रॉफ्ट की शिकायत कर दी। हालांकि आईसीसी ने मैच रेफरी को क्लीन चिट देते हुए उन पर एक्शन लेने से इनकार कर दिया। इसी के बाद पाकिस्तानी टीम ने एशिया कप को बॉयकॉट करने की धमकी देनी शुरू कर दी। और सूत्रों के मुताबिक जब मैच खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम होटल से नहीं निकली तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को सख्त लहजे में संदेश दे दिया गया कि उनकी कोई धमकी काम नहीं करेगी। कुछ देर तक पाकिस्तानी टीम का ड्रामा चलता रहा और पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि अगर रेफरी पर कार्रवाई नहीं हुई तो पाकिस्तानी टीम एशिया कप बीच में ही छोड़कर पाकिस्तान लौट जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद पाकिस्तान की टीम मैच खेलने के लिए होटल से निकलकर सीधा स्टेडियम पहुंच गई। मैच के रेफरी को भी बदला नहीं गया और रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ही रहे। यानी पाकिस्तानी टीम को साफ संदेश दे दिया गया कि उनकी कोई धमकी काम नहीं करेगी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ पहले से ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के देशों को भी पूरी तरह रूस से कारोबारी रिश्ते खत्म करने की अपील की, जिसके बाद रूस की तरफ से भी जवाब आ गया। रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि वो कूटनीतिक रास्तों से रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने पर चर्चा कर सकता है। सौ बात की एक बात यह कि ट्रंप अब जेलेंस्की पर भी जोर लगा रहे हैं कि रूस के साथ डील कर लो और युद्ध बंद करवाओ। यानी पुतिन तो सुन नहीं रहे। वो तो अमेरिका में जब से बातचीत करके आए हैं अमेरिका से, तब से और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं यूक्रेन पर। और उस इलाके पर नजर रखने वाले भी अब कह रहे हैं कि यह युद्ध ऐसे नहीं रुकेगा जैसे दावे ट्रंप कर रहे थे। तो क्या पुतिन 1991 का बदला ले रहे हैं? बहुत से लोग तो जानते भी नहीं कि 1991 से पहले क्या था, 1991 में क्या हुआ और अब यह जो युद्ध हो रहा है वो क्यों हो रहा है। यूक्रेन अलग देश नहीं था, सोवियत संघ का हिस्सा था। वो टूट गया था 1991 में सोवियत संघ। आज की दुनिया के युद्धों को समझने के लिए उस पूरी कहानी को जानना जरूरी है। दूसरी वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई 1945 में, उसके बाद से 1991 तक, 1991 तक
दुनिया में दो सुपर पावर थे, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ एक कम्युनिस्ट देश था। यह देश इतना बड़ा था कि यूरोप की बर्फीली सीमाओं से एशिया के विशाल मैदानों तक फैला हुआ था। इसमें 15 अलग अलग सोवियत रिपब्लिक थे। मतलब कहने को तो रिपब्लिक थे, लेकिन अलग देश नहीं थे, एक बड़े देश के प्रांतों की तरह थे। और सबसे बड़ा था इनमें रूस, यानी रूस का ही एक तरह से यह साम्राज्य था। 15 अलग अलग रिपब्लिक एक झंडे के नीचे, यूएसएसआर कहते थे, सोवियत संघ। यह देश 70 साल से ज्यादा समय तक रहा। 1917 की क्रांति से बना था, जब पुराना रूसी साम्राज्य गिर गया था। खैर, उतना पीछे नहीं जाते हैं। सोवियत यूनियन की राजधानी मॉस्को थी, यानी रूस में थी, और वहां कम्युनिस्ट सरकार थी। लेकिन शतरंज पर अमेरिका की चालों और सोवियत संघ की अपनी नीतियों का ऐसा नतीजा हुआ कि 1991 तक सब कुछ बिखर रहा था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट गई, कारखाने बंद हो रहे थे, दुकानें खाली हो रही थी, लोग रोटियों तक के लिए लाइन में खड़े होने को मजबूर हो गए थे। तो जो रूस के अलावा बाकी रिपब्लिक थे उस सोवियत संघ में, एक तो रूस ही था, बाकी 14 और थे, खासकर यूक्रेन। कहते हैं कि अमेरिका ने वहां रूस के खिलाफ भड़क रही आग को और भड़काया था। जैसे अमेरिका पर आज भी आरोप लगते हैं ना कि वो अपने मकसद के लिए कई देशों में विद्रोह की आग भड़काने का काम करता है और सरकारें गिराने का काम करता है, वो आरोप तब भी लगे थे। खैर, जो भी रहा, यूक्रेन में रूस से अलग होने की चिंगारी भड़की। उसके साथ पास के बाल्टिक सागर के इलाके में 3 सोवियत रिपब्लिक थे, वो भी सोवियत संघ का हिस्सा थे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। वहां के नेता भी अपना अलग देश मांगने लगे। सब मॉस्को के कब्जे से मुक्त होने का सपना देखने लगे। रूस के लोग मानते हैं कि इस सपने को हवा अमेरिका दे रहा था। खैर, नतीजा यह हुआ कि 1991 खत्म होते होते सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया। 15 रिपब्लिक जो थे वो 15 अलग देश बन गए, यानी रूस से अलग होकर 14 नए देश बन गए। अमेरिका को टक्कर देने वाली महाशक्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया और क्रेमलिन यानी मॉस्को में जहां सोवियत सरकार थी, वहां पर लगा कम्युनिस्टों का लाल झंडा उतर गया। 15 नए आजाद देश बन गए, जिनमें रूस सबसे बड़ा था। सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी होती थी केजीबी, जैसे इजराइल की मोसाद है ना, जो उससे भी खतरनाक मानी जाती थी। अमेरिका की CIA से टक्कर लेती थी केजीबी। उस वक्त केजीबी का एक खतरनाक खुफिया जासूस था, जैसे कहानियों का जेम्स बॉन्ड होता है वैसा खतरनाक और दिलेर माना जाता था। नाम था व्लादिमीर पुतिन। यहां यही व्लादिमीर पुतिन सोवियत खुफिया एजेंसी के जेम्स बॉन्ड थे। ये उस वक्त वो पूर्वी जर्मनी में थे। 1991 में जर्मनी भी तब 2 देशों में बटा हुआ था, जैसे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है, वैसे ही पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी थे। पूर्वी जर्मनी रूस के साथ था, पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के साथ था। पुतिन तब 39 साल के थे। उनकी आंखों के सामने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए, पूरा जर्मनी अमेरिका के पाले में चला गया। पुतिन ने सोवियत यूनियन का पतन करीब से देखा। वो पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडन नाम के शहर में थे। पूर्वी जर्मनी की भी एक खुफिया पुलिस थी, स्टासी नाम था उसका। सोवियत संघ की केजीबी से स्टासी का करीबी रिश्ता था और पुतिन केजीबी में थे। भीड़ ने तब स्टासी के मुख्यालय पर हमला कर दिया। पुतिन ने अपनी आंखों से देखा कि कोई मदद के लिए नहीं आया। सोवियत साम्राज्य खत्म हो रहा था। पुतिन को रूस लौटना पड़ा। वहां उन्होंने देखा जबरदस्त महंगाई हो गई थी, रूस कमजोर पड़ गया था। पुतिन ने बाद में बताया कि उनको गुजारा करने के लिए वहां टैक्सी चलानी पड़ी थी। बाद में एक बार पुतिन ने सोवियत यूनियन के टूटने को 20वीं सदी की सबसे बड़ी तबाही बताया था। यानी ये उनके लिए सिर्फ जमीन खोने की बात नहीं थी, ये उनके लिए एक निजी मामला था, पर्सनल था। जिस सुपर पावर के वो सुपर एजेंट होते थे, वो सुपर पावर खत्म हो गया था। पुतिन के लिए सोवियत यूनियन कोई फेल हुआ एक्सपेरिमेंट नहीं था। वो मानते हैं रूस ने जो अपने साथ 14 देशों को लेकर सुपर पावर देश बनाया था, वो सैकड़ों साल पुराने रूसी साम्राज्य को ही दोबारा खड़ा किया गया था। जब 1991 में उस देश का पतन हुआ तो 2.5 लाख रूसी लोग तो बाकी 14 नए बने देशों में रह गए थे, जो तब तक उनके देश का हिस्सा थे, लेकिन फिर वो वहीं फंस गए। इसने रूस को दुनिया में अपमानित किया। जो पहले अमेरिका को टक्कर देता था, अब पश्चिमी देशों से कर्ज मांग रहा था। वहां से लेकर अब आज के टाइम में आइए, पुतिन अब 72 साल के, 20 साल से ज्यादा समय से सत्ता में है और वो भूले नहीं है।
उन्होंने इन 20 साल में रूस को फिर मजबूत कर दिया, फिर से अमेरिका जैसी ताकत के सामने खड़ा कर दिया। रूस ने तेल से पैसा कमाया, पुतिन ने फिर से बड़ी सेना खड़ी की। लेकिन जानकार मानते हैं कि उनकी असली नाराजगी की जड़ वही है जो अमेरिका ने 1991 के बाद करना शुरू किया। अमेरिका ने तब कहा था कि वो इन नए बने देशों को अपने पाले में नहीं लेगा, वो तो लोकतंत्र का झंडा बरदार है। लेकिन पुतिन और रूस के नेताओं और लोगों का मानना है कि अमेरिका ने 1991 के बाद से ही अपनी बात से मुकरना शुरू कर दिया था। पहले तो उसने सोवियत संघ से अलग होकर बने नए देशों को नेटो में सीधा नहीं लिया, लेकिन उसने सोवियत संघ के पड़ोसी और पहले जो उसके प्रभाव में थे, पहले उन देशों को टारगेट करना शुरू किया, जैसे पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक। जो सोवियत यूनियन के प्रभाव से निकले, उन्होंने नेटो की शरण ले ली। और नेटो क्या है? यह अमेरिका के साथी पश्चिमी देशों का एक समूह है जो सोवियत यूनियन के खतरों से बचने के लिए बना था। अब सोवियत यूनियन ही नहीं रहा। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि अगर एक सदस्य पर हमला हो तो सब देश मिलकर लड़ेंगे। तो जब सोवियत यूनियन टूट रहा था, नेटो के नेताओं ने सोवियत यूनियन और बाद में रूस को भरोसा दिया था कि नेटो जर्मनी के बाद 1 इंच भी पूर्व की ओर, यानी रूस की तरफ नहीं बढ़ेगा। लेकिन यह सिर्फ बातें रह गई, कोई लिखित समझौता तो हुआ नहीं। 1997 आते आते नेटो ने पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक को नेटो में शामिल होने का न्योता दे दिया। यानी यह समझ लो कि अमेरिका की सेना रूस के करीब ही जाकर बैठ गई। रूस ने विरोध किया, लेकिन वो कमजोर हो चुका था। अमेरिका ने भाव नहीं दिया। अमेरिका ने कहा, हम तो लोकतंत्र को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, रूस को चुनौती देना तो अब मकसद ही नहीं। और ये तो वो देश शामिल किए गए थे जो पहले भी अलग देश थे, लेकिन सोवियत संघ के पाले में हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद 2004 में नेटो में बाल्टिक सागर वाले वो 3 देश शामिल कर लिए जो पहले सोवियत संघ में हुआ करते थे। वो उसी देश में थे, उनको नेटो में ले लिया। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, यानी ये भी अमेरिका ने अपने साथ कर लिए। और यहां भी नेटो के जरिए अमेरिका की सेना पहुंच गई, रूस के बगल में आ गई। और फिर बाकी पुराने सोवियत रिपब्लिक जो नए देश बन गए थे, उनके यहां भी अमेरिका के साथ जाने की आवाजें आने लगी। यूक्रेन में भी रूस का मानना था यह सब अमेरिका करवा रहा है। यूक्रेन भी उन देशों में था। यह तो रूस को बिल्कुल धोखा लगा, पुतिन के लिए यह धोखा था। उन्होंने बाद में एक बार साफ साफ कहा था कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस को ठगा था। नेटो सिर्फ बढ़ा ही नहीं रहा था, बढ़ ही नहीं रहा था, वो रूस के पड़ोस को एक तरह से हड़प रहा था। उन इलाकों को अपने ठिकानों में बदल रहा था जहां मॉस्को पर निशाना साधने वाली मिसाइलें रखी जा सकती थी। 2022 आते आते 14 ऐसे देश नेटो में ले लिए अमेरिका ने, जो या तो पहले सोवियत संघ में थे या उसके साथी हुआ करते थे। रूस की सीमाओं तक नेटो पहुंच गया। पुतिन ने इसे घेरेबंदी माना। यूक्रेन के भी शामिल होने की बात होने लगी। जो सारे 14 सोवियत रिपब्लिक 1991 में रूस से अलग होकर अलग देश बन गए थे, उनमें सबसे बड़ा था यूक्रेन। रूस के लोगों के लिए यूक्रेन सबसे खास था। उनका मानना है कि रूसी संस्कृति की जड़ें यूक्रेन में हैं। पुतिन कहते हैं यूक्रेनी और रूसी एक ही लोग हैं, और वो यूक्रेन की अलग पहचान को मानते ही नहीं। 2014 में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे, उनको पुतिन का समर्थन था। तो जैसे बेलारूस अभी अलग देश है लेकिन रूस के साथ ही है, वैसे ही पुतिन के साथ यूक्रेन भी था। तब तक तो पुतिन को नेटो की ज्यादा चिंता नहीं थी यूक्रेन को लेकर, लेकिन वहां राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो गए। राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। रूस के विश्लेषक मानते हैं यह सब पश्चिमी देशों की शह पर हुआ। खैर, यह हुआ तो पुतिन ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया और पूर्वी दोनबास में विद्रोहियों को समर्थन दे दिया। यह रूस की तरफ से एक तरह से चेतावनी थी। लेकिन जब यूक्रेन ने पश्चिम की ओर हाथ बढ़ाया, ईयू के साथ समझौते किए, नेटो से नजदीकी बढ़ाई, तो पुतिन गुस्से में आ गए। 2022 तक रूस मजबूत हो चुका था। वो 1991 वाला कमजोर रूस नहीं था। कोविड में पुतिन ने पूरी बिसात बिछा ली थी। पश्चिमी देश कोविड में उलझे हुए थे और अमेरिका अपने चुनावों की तरफ बढ़ रहा था। ट्रंप ने फिर से चुनावों में उतरने की बातें करनी शुरू कर दी थी। पुतिन को मौका दिखा और 24 फरवरी को टैंक यूक्रेन में घुस गए। पुतिन ने कहा यह तो बस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, लेकिन इसका मतलब था यूक्रेन की आजादी और नेटो के सपनों को कुचलना।
तब से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन पश्चिमी हथियारों से लड़ रहा है, लेकिन रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, गांवों पर कब्जा कर रहा है। तो 1991 पुतिन भूले नहीं है। वो उस पूरे क्षेत्र को मॉस्को के अधीन चाहते हैं। कोई नेटो नहीं, उनके हिसाब से चलने वाली सरकारें हों। ये 1991 का बदला है, पुतिन का बदला है, रूस का बदला है। उनको लगता है अमेरिका अपनी बात से मुकर गया और नेटो को हमारे बगल में लगाकर बैठा दिया, तो हम भी फिर वो सीमाएं क्यों ना मिटा दें जो 1991 में खींच दी गई थी। वो ट्रंप के सामने चाल पर चाल चले जा रहे हैं। ट्रंप मानते हैं उनका और पुतिन का पुराना रिश्ता है। उन्होंने एक दूसरे की तारीफ की, फोन पर बातें की और अगस्त में अलास्का में मिले। पुतिन ने सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं किया जो ट्रंप चाहते थे। ट्रंप ने कहा था वो 24 घंटे में युद्ध खत्म करवा देंगे, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि पुतिन ऐसे नहीं मानने वाले। यूक्रेन नेटो में नहीं शामिल किया जाएगा, उतने पर भी नहीं। क्राइमिया रूस का ही रहेगा, उतने पर भी नहीं। दोनबास वाला इलाका भी रूस का ही रहेगा, उतने पर भी नहीं। लेकिन पुतिन समझ चुके हैं कि ट्रंप जल्दी से कुछ हो जाए, ऐसा चाहते हैं। वो समझ गए हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से वो युद्ध रुकवा दें और शांति बहाली का दावा कर दें। पुतिन से कुछ नहीं मिला तो ट्रंप ने धमकी भी दी, लेकिन पुतिन ने कीव पर ड्रोन हमले और बढ़ा दिए, फिर और सैनिकों की भर्ती कर ली। यह शतरंज का खेल है। पुतिन बातचीत को लंबा खींचते दिख रहे हैं, दोनबास में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और नेटो में उनको दरार दिख रही है। यूरोप अपनी मुश्किलों में है, अमेरिका और पैसे नहीं खर्च करना चाहता इस जंग में, यूक्रेन को मदद कम होने लगी है। ट्रंप तो अब वो कह रहे हैं जो अब तक पुतिन की बात थी कि यूक्रेन मुश्किल में है, जेलेंस्की को समझौता करना ही होगा। पुतिन युद्ध विराम की बात ही नहीं सुन रहे। वो इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप झुकेंगे, यूक्रेन की मदद काटेंगे, कीव को जमीन देने का दबाव डालेंगे। तब तक रूस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। नेटो में खर्च को लेकर झगड़े चल रहे हैं, पुतिन दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। नागरिकों पर बमबारी, पोलैंड पर ड्रोन से धमकी, शी जिनपिंग से तेल के पैसे के लिए नजदीकी, ये सब ट्रंप को थकाने की रणनीति दिख रही है। अगर यूक्रेन झुक गया तो बाकी देश, जॉर्जिया, मोल्दोवा, वो सब जो अमेरिका और यूरोप के साथ जाने की सोच रहे थे, वो भी मजबूर हो जाएंगे अपना सपना भूलने को। और तब शायद पुतिन का सपना पूरा होगा, बदला पूरा होगा। 1991 का बदला। 100 बात की एक बात। उधर सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को लेकर अमेरिकी कंपनी और चीन के बीच डील हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को लेकर अमेरिकी कंपनी का चीन के साथ समझौता हो गया। खबरों के मुताबिक अमेरिका में टिकटॉक का 80% हिस्सा अमेरिकी कंपनी ऑरेकल और सिल्वर लेक कंसोर्शियम के पास होगा। चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के अमेरिका में 17 करोड़ यूजर हैं और वहां इसे बैन करने की आशंका लंबे वक्त से चल रही थी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों में आई नरमी से शेयर बाजार का सेंटिमेंट मजबूत हुआ। सेंसेक्स 313 अंक चढ़ गया तो निफ्टी भी उछलकर 25,330 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए कमाए। सबसे ज्यादा तेजी पीएसयू बैंक, आईटी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में रही, जबकि एफएमसीजी, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स पर दबाव रहा। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर पटना साहिब से जागृति यात्रा की शुरुआत हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। पटना साहिब से शुरू हुई जागृति यात्रा बिहार समेत कुल 9 राज्यों से होकर गुजरेगी और गुरु तेग बहादुर की शहादत का संदेश लोगों तक पहुंचाएगी। कर्नाटक में वहां की सरकार ने सिनेमा घरों में टिकटों की कीमत 200 रुपए तय कर दी। मतलब वहां टिकटों की कीमत 200 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। ये फैसला छोटे और मीडियम आकार वाले सिनेमा घरों में टिकटों की अधिकतम कीमत को कंट्रोल करने के लिए लिया गया, ताकि लोगों को कम दाम में मनोरंजन का बेहतर विकल्प मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में यज्ञ, हवन और पूजा पाठ किया गया। 51 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 51 किलो लड्डू का प्रसाद भगवान शंकर को चढ़ाया। विकसित भारत बनाने की उनकी संकल्पना पूर्ण हो, ऐसी भावना के साथ काशी के ब्राह्मणों ने यहाँ पर श्री विश्वनाथ धाम में 51 ब्राह्मणों ने यह यज्ञ किया, हवन किया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दुनिया भर से उन्हें बधाई संदेश मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर के बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के धार पहुंचे। वहां उन्होंने पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करने के साथ ही कई परियोजनाओं की भी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया।
अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में सेवा पखवाड़े की शुरुआत की, जो अगले 15 दिन तक चलेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 से हुई। इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ सफाई और पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की और वहां मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर राजस्थान स्टेट स्वराज और वेस्ट वाटर पॉलिसी भी लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान एक चाय की दुकान पर भी पहुंच गए और उन्होंने वहां चाय बनाई। उधर नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक इवेंट के फाइनल में पहुंच गए। नीरज चोपड़ा ने जापान के टोक्यो में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा ने पहली बार में ही 84.85 मीटर की दूरी तक भाला फेंका और फाइनल में एंट्री ले ली। भाला फेंक का फाइनल इवेंट दोपहर में खेला जाएगा। जापान के टोक्यो में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के हाई जंप इवेंट के फाइनल में पहली बार पहुंचे भारतीय खिलाड़ी सर्वेश कुशारे ने छठा स्थान हासिल किया। उन्होंने 2.28 मीटर की छलांग लगाई। यह उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। आईसीसी की महिलाओं की टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने पहला पायदान हासिल कर लिया। उन्होंने इंग्लैंड की नैट सिवर ब्रंट को पछाड़कर उन्हें दूसरे पायदान पर धकेल दिया। और अब खुशियों के रंग भरने वाली खबर। उत्तर प्रदेश के बागपत में डीएम अस्मिता लाल ने पक्षियों के संरक्षण के लिए पक्षी घर नाम से एक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत डीएम दफ्तर के परिसर में पक्षियों के लिए प्लास्टिक के कई छोटे छोटे घर बनाए गए ताकि पक्षियों को एक सुरक्षित घर मिल सके और उन्हें तेज धूप और बारिश से भी बचाया जा सके। डीएम अस्मिता लाल के मुताबिक आने वाले दिनों में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी पक्षियों के लिए ऐसे ही घर बनाए जाएंगे। और उन्होंने लोगों से भी पक्षियों के लिए छोटे छोटे घर बनाने की अपील की। बागपत जिले की डीएम अस्मिता लाल ने पक्षी घर अभियान की शुरुआत कर प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण का संदेश दिया। इस अभियान के तहत डीएम दफ्तर के परिसर में प्लास्टिक के कई रंग बिरंगे घर तैयार किए गए ताकि पक्षी वहां आराम कर सकें। डीएम अस्मिता लाल के मुताबिक पक्षियों की घटती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया। अस्मिता लाल ने बागपत में रहने वाले लोगों से अपने घर के आंगनों, छतों और बगीचों में एक पक्षी घर बनाने की अपील की। 72 घर जो है वो पक्षी के बनाए हैं और ये एक अभियान की तरह जो है हम पूरे जनपद में कर रहे हैं। मॉनसून में लगातार बारिश और तेज हवाओं की वजह से पक्षियों के घोंसले नष्ट हो जाते हैं। वहीं गर्मी में चिलचिलाती धूप और सर्दी में ठंडी हवाओं में पक्षियों का बाहर रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये पक्षी घर उनके लिए किसी कवच की तरह काम कर सकते हैं। यानी इस अभियान का मकसद हर मौसम में पक्षियों को एक सुरक्षित ठिकाना देना है।